अनामिका और विपुल की नई नई शादी हुई थी। दोनों पति पत्नी अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। परिवार में अनामिका की सास मधु और ननन शिप्रा रहा करती थी। अनामिका की एक दिक्कत थी, उसके सिर में बहुत सारे जू हुआ करते थे क्योंकि वो अपने बालों की केयर नहीं करती थी। हफ्ते में 2 बार नहाना, बालों में शैम्पू ना करना, तेल नहीं लगाना, ऐसी बुरी आदत है अनामिका की। वह दिखने में काफी सुंदर थी, जिस कारण उसे ऐसा लगता था कि उसे अपनी पर्सनल लाइफ में साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर से अपने चेहरे को साफ किया करती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद विपुल के सर में बहुत खुजली होने लगती है और वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे सिर में ना बहुत खुजली होती है। संडे को मेरी छुट्टी है। आप एक बार मेरे सर में चेक करना कि आखिर क्या हुआ है जो मुझे इतनी ज्यादा खुजली होती है। अच्छा ठीक है बेटा, संडे को मैं तेरे बालों में तेल भी लगा दूंगी और देख भी लूंगी कि आखिर मेरे बेटे के सिर में इतनी खुजली क्यों हो रही है। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए ऑफिस जा रहा हूँ। इस खुजली की वजह से मैं रात को सो भी नहीं पाता, न ऑफिस में काम कर पाता हूँ, न जाने क्या हो गया है मेरे सिर में। अच्छा आप टेंशन मत ले, संडे को मैं देख लूंगी, बोल तो रही हूँ। ऐसे ही संडे का दिन आता है। विपुल अपनी माँ के पास बैठ जाता है। उसकी माँ उसके सर से चेक करती है कि आखिर विपुल के सर में इतनी खुजली क्यों हो रही है। मधु को विपुल के सर में मोटे मोटे काले काले जू दिखाई देते हैं और ये देखकर मधु को बहुत घिन आती है और वो विपुल से कहती है, हे राम जी, ये नास पीटे जू इतने सारे तेरे सिर में कहाँ से आ गए। हे भगवान, इनको देख के तो मुझे ही डर लग रहा है। इतने मोटे मोटे काले काले जू कहाँ से आ गए बेटा तेरे सिर में। क्या बोल रही हो माँ? जुएं, वो भी मेरे सिर में कहाँ से आ गए? माँ, अब तो लोग मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। लेकिन ये जुएं आए कहाँ से? माँ, मेरा दिमाग खराब है और आप ना जल्दी से इसे साफ करो। मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी पूरी फौज मेरे सर में आ चुकी है। रुक जा, जुएं वाली कंघी लाने दे, तेरे सिर से सारे जुएं निकाल दूंगी। मधु छोटी जू वाली कंघी की मदद से विपुल के सर के सारे जू निकाल देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विपुल शादी में चला जाता है। रात काफी हो जाती है, जिस कारण विपुल को वहीं रुकना पड़ता है। अनामिका, जिसे अकेले सोने से डर लगता था, वो अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज विपुल तो आएंगे नहीं और मुझे अकेले सोने में डर लगता है। मैं आपके पास सो जाऊँ आज? हाँ हाँ बहू, सो जा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ठीक है माँ जी, मैं बाकी का काम निपटा कर आती हूँ थोड़ी देर में सोने के लिए। अनामिका घर का काम निपटाकर अपनी सास के साथ सो जाती है। इस बात से अनजान की अनामिका के सर में जू है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मधु के सर में खुजली होना शुरू हो जाती है। बार बार अपना सिर खुजाने लगती है और अपने कमरे में बैठकर जू वाली कंघी से वो जू निकालती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे घर में। मेरे घर में तो किसी के भी सिर में जू नहीं थे, अब अचानक से कभी मेरे बेटे के सिर में तो कभी मेरे सिर में। लेकिन एक बात सोचने वाली है, जब से बहू आई है तब से ये दिक्कत हो रही है। अनामिका अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी। वो फौरन अपनी सास के पास आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये मेरे सर में अचानक से इतनी खुजली क्यों हो रही है? जब से मैं आपके पास सोई हूँ तब से मुझे बहुत खुजली हो रही है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लगता है मेरे सिर में जू हो गए हैं। तेरे सिर में भी जू हो गया? हे भगवान, ये किस चुड़ैल के सिर के जू हम लोगों के सिर में आ रहे हैं। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। एक बार पता चल गया ना कि आखिर किसके सिर से जू हम लोगों के सिर में ट्रांसफर हो रहे हैं, मैं उसे गंजा कर दूंगी। माँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिप्रा के सर में जुएं हो गए हो? क्योंकि वो तो कॉलेज जाती है और कॉलेज में अक्सर एक दूसरे के सिर के जुएं आपस में एक दूसरे को चले जाते हैं। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। आने दे शिप्रा को, देखूंगी कि उसके सिर में जू है भी या नहीं। लगता है कि वो ही बाहर से जुएं लेकर आ रही है इस घर में। ऐसे ही कुछ दिन बाद मधु अपनी बेटी के सर को चेक करती है। शिप्रा के सर में भी कोई जू नहीं था। ये देखकर मधु हैरान हो जाती है कि शिप्रा के सर में भी जू नहीं है। आखिर किसके सर में से आ रहे हैं। ऐसे ही एक दिन अनामिका अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे ना पता चल गया है घर में किसके सिर में जुएं हो रहे हैं। विपुल जी ऑफिस जाते हैं और वही वो बाहर से जुएं लेकर आ रहे हैं। उनके सर से जुएं मेरे सिर में और मेरे सर से आपके सिर में आ गए हैं। लेकिन विपुल तो ऑफिस जाता है ना, और मर्दों के सिर में जुएं कहाँ से आते हैं? अरे माँ जी,
वो मर्द अपनी बीवियों के साथ ही तो सोते होंगे ना, उनकी बीवियों के सर में भी जुए होंगे, इसीलिए उनसे उनमें ट्रांसफर हो गया होगा और फिर विपुल हमारे सर में जुओं का आदान प्रदान करते हैं। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। सबसे पहले विपुल ही मेरे पास आया था कि माँ मेरे सिर में खुजली हो रही है, लेकिन अब तू चिंता मत कर, मैं तो जुओं को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भगा के ही रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अनामिका अपने कमरे में बैठकर जुए निकाल रही होती है और जुए निकालते निकालते वो कहती है, हे भगवान, ये जुए तो मेरे सिर से जाने का नाम ही नहीं लेते। आखिर कब तक मैं अपने ससुराल वालों के ऊपर जुओं का इल्जाम लगाती रहूंगी। आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा कि आखिर ये जुए मेरे सर के ही है जो उनके सर में ट्रांसफर हो रहे हैं। मधु अपनी बहू की सारी बातें सुन लेती है और अब मधु अनामिका के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देती है। चोरी चुपके हमेशा अनामिका को ही देखा करती। अनामिका जो कि नहाने में कंजूसी करती, साथ ही अपने बालों को क्लीन नहीं किया करती। ये सारी हरकतें मधु नोटिस करती रहती है और एक दिन मधु अनामिका से कहती है, अरे बहू आ, जरा मैं तेरे बालों में तेल लगा देती हूँ। और हाँ, चिंता मत कर, फिलहाल के लिए तो हम सबके सिर में जुए हो चुके हैं, मैं तेरे सिर के जुए भी निकाल दूंगी। ठीक है माँ जी। अनामिका अपनी माँ जी के पास बैठ जाती है। मधु उसके सर में जैसे ही तेल लगाने जाती है, सिर की गंदगी से मधु दूर हट जाती है और अनामिका को सुनाते हुए उसे कहती है, हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से तूने बाल ही नहीं धोए। ये सब क्या है बहू? और हाँ, मैंने ना सब कुछ सुन लिया था, हकीकत में तेरे ही सिर में जुए हैं। सच बताऊं, अगर ऐसे ही अपने बालों को रखेगी ना तो जुए तेरे ही सिर में होंगे। माँ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे सर में कोई जुए नहीं है, वो तो आप लोगों की वजह से मेरे सर में जुए आ चुके हैं। बेटा, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा और अपनी माँ से ना कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुझे जुए निकालते हुए और खुद से बातें करते हुए। तो बेटा, यही कारण है कि तेरे सिर में इतने सारे जुए क्यों हैं, क्योंकि तू अपने बालों की साफ सफाई नहीं करती, जरा भी ध्यान नहीं देती, इसीलिए गंदगी होने के कारण ये जुए तेरे सिर में पनप रहे हैं। ससुराल में अपनी पोल खुलते देख अनामिका को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। अब से अनामिका हफ्ते में 3 से 4 बार शैम्पू करती और अपने बालों में अच्छे से कंघी किया करती। जुए खत्म करने वाले तेल का भी इस्तेमाल करती, जिससे कुछ ही समय बाद उसके सर के जुए खत्म हो जाते हैं। अनुराधा की बहू नीलम बहुत ही काली थी, जिस कारण उसे नीलम को अपनी बहू कहने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे अपने बेटे के लिए गोरी और सुंदर बहू चाहिए थी, लेकिन कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। तो ठीक उसी तरह से अनुराधा के बेटे की शादी नीलम से हो जाती है। अनुराधा शादी के कुछ दिनों बाद मार्केट जाके वहां से खूब सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीद कर लाती है और नीलम को यूज करने के लिए देते हुए उससे कहती है, अरे बहू, ये ले, तेरे लिए मार्केट से खूब सारा ब्यूटी प्रोडक्ट लाई हूँ। अभी से लगाएगी तो 7 दिन में तेरा रंग निखर जाएगा, पूरी गारंटी के साथ लाई हूँ, बहुत महंगा है ये। अरे माँ जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? और इंसान चाहे काला हो या गोरा, क्या फर्क पड़ता है, वो मन से साफ होना चाहिए। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी बातें करना तो आता ही है तुझे। और तेरा क्या जाएगा, मजाक तो लोग मेरा बनाएंगे ना कि अनुराधा दिखने में इतनी सुंदर है, उसका बेटा भी इतना सुंदर है, लेकिन बहू इतनी काली और बदसूरत क्यों लेकर आ गई अपने घर में। अब किसी को क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। माँ जी, ऊपर वाला जो करता है वो अपने हिसाब से करता है। आपके घर में मुझे बहू बनकर आना ही लिखा था, इसीलिए मैं आपके घर में आ गई। और रही बात रंग रूप की, तो ये भगवान की देन है, इसमें किसी का बस नहीं चलता। किसी का बस नहीं चलता, लेकिन उस चीज को हम ठीक तो कर सकते हैं ना। ये जो क्रीम पाउडर है, कम से कम इसे लगाकर अपना रंग तो ठीक कर ले। माँ जी, मैंने कभी अपने चेहरे पर ऐसे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करे, मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है कैसे नहीं। मेरी बहू होने के नाते तेरा फर्ज बनता है कि जो तेरी सास कहे तुझे उसे मानना है। तो अभी मैं जितना बोल रही हूँ तो उतना कर। ये जो लेकर आई हूँ उसे समय से लगाते रहना है तुझे, और धूप में बिल्कुल मत जाना। छत पे कपड़े सुखाने का काम मैं कर लूंगी। अनुराधा के कहने पर नीलम वो सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद भी नीलम के रंग में कुछ भी फर्क नजर नहीं आता। ये देखकर अनुराधा अपनी बहू से कहती है,
अरे ये क्या, इतने दिन निकल गए लेकिन तेरे रंग में तो कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा काला रंग लेकर भगवान ने तुझे बनाया जो जाने का नाम नहीं ले रहा। बड़ा ही ढीठ रंग है तेरा तो। माँ जी, आपके कहने पर मैंने इसे यूज़ तो कर लिया, अब इसका असर नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये सारी जो चीज़ें होती है ना बस पैसे कमाने का जरिया है। अगर इतना आसान होता गोरा होना तो इस दुनिया में कोई भी काला नहीं होता, सब गोरे होते। मुझसे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे घर में मेरी ही तरह गोरी बहू होगी, और मेरा तो बिल्कुल भी कलर मैच नहीं होता तुझसे। एक काम करना, शाम को तैयार हो जाना, मैं तुझे कहीं लेकर चलूंगी। ऐसे ही शाम को अनुराधा नीलम को लेकर एक पार्लर जाती है और पार्लर वाले से कहकर उसका फेशियल वगैरह करवाती है। ये सारे केमिकल ट्रीटमेंट इस्तेमाल करने के बाद भी नीलम के रंग में कोई फर्क नहीं आता। ऐसे ही रात को नीलम अपने पति मोहन को सारी बात बताती है, जिसके बाद मोहन नीलम से कहता है, देखो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ के लिए इन चीजों को स्वीकार करना कि उनकी बहू काली है ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बल्कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी हो। मुझे फर्क पड़ता है कि तुम बहुत अच्छी हो और इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। बाकी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम मेरा साथ दो इसमें। ऐसे ही एक दिन अनुराधा फिर से अपनी बहू को गोरा करने के लिए कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट यूट्यूब पर सर्च कर रही होती है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, ये काली तो कभी गोरी होगी नहीं। एक काम करते हैं, मैं अपने घर में गोरी बहू ले आती हूँ। ये कल्लू माई दिन भर काम करेगी और मैं लोगों को ये कह दूंगी कि मेरी गोरी बहू ही मेरी असली बहू है। ये सारी बातें मोहन सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद मोहन अनुराधा के पास आता है और उससे कहता है, माँ वो मुझे आपसे कुछ कहना था। दरअसल बात यह है कि मेरे ऑफिस में एक सीमा नाम की लड़की है जो कि बहुत सुंदर और गोरी भी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नीलम में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, इतनी ज्यादा काली है कि मन ही नहीं करता इससे बात करने का। मैं सोच रहा था कि मैं सीमा को आपसे मिलवा दूं क्योंकि मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, दिखा दो जरा सीमा कैसी दिखाई देती है। मोहन सीमा की तस्वीर अपनी माँ को दिखाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मोहन सीमा से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है। ये सब देखकर नीलम को बहुत बुरा लगता है और नीलम अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आ जाती है। ऐसे ही एक दिन अनुराधा अपनी सीमा बहू से कहती है, अरे बहू जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना देना और साथ में आलू के पकोड़े भी बना देना, बहुत मन कर रहा है खाने का। ओफो माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं। इतना ज्यादा गोरा रंग है मेरा और मैं किचन में काम करूंगी। किचन में काम करने से मेरा रंग खराब हो जाएगा और मैंने आज तक कभी कोई काम नहीं किया। मैंने ज्यादातर समय अपने रंग को और ज्यादा निखारने में दिया है। आप एक काम करना, 1 कप चाय नहीं बल्कि 2 कप चाय बना लेना, मैं भी पी लूंगी। ये सब देखकर अनुराधा को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी नीलम बहू की याद आने लगती है। लेकिन अब अनुराधा कर भी क्या सकती थी, मजबूरी में उसे रसोई में जाकर खुद चाय बनानी पड़ती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन अनुराधा के सिर में बहुत जोरों से दर्द हो रहा होता है। तभी अनुराधा अपनी बहू सीमा को आवाज लगाती है और उसे कहती है, अरे सीमा बहू मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर में मालिश कर दे और मुझे कोई दवाई दे दे खाने के लिए। ओफो माँ जी, आपका तो कोई ना कोई नाटक लगा ही रहता है। मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, अब मैं किसे बोलने जाऊं कि मेरे सिर में मालिश कर दो। आप एक काम करो, टेबल के पास तेल रखा हुआ है, अब उस तेल को उठाओ और अपने सिर में खुद मालिश कर लो। सीमा के इस व्यवहार से अनुराधा को महसूस होता है कि उसने अपनी नीलम बहू के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसका रंग चाहे जैसा भी था लेकिन वो मन से बहुत अच्छी थी। एक दिन अनुराधा अपने बेटे मोहन से कहती है, बेटा मुझसे ना बड़ी भूल हो गई। रंग रूप के चक्कर में मैंने अपने घर की लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया और इस घोरे रंग के रूप में लक्ष्मी मेरे घर आ गई, जो कि मुझे ना अपनी माँ समझती है ना अपनी सास। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब मुझे महसूस हो रहा है कि इंसान रंग से नहीं बल्कि मन से साफ होना चाहिए। मेरी ये दूसरी बहू रंग से तो बहुत सुंदर है लेकिन मन से बहुत बुरी। चलो माँ, देर से ही सही लेकिन आपको ये एहसास तो हुआ। दरअसल सीमा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं सीमा और नीलम हम तीनों मिलकर आपको यही एहसास दिलाना चाहते थे कि इंसान रंग से नहीं बल्कि मन से अच्छा होता है।
इस तरह से अनुराधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ नीलम भी आ जाती है। अनुराधा नीलम से माफी मांगती है, जिसके बाद अनुराधा नीलम को उसके असली रूप में ही स्वीकार करती है और इस तरह से वो तीनों खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी भगवानपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां शांति नाम की एक औरत अपने पति के साथ रहा करती थी। शांति गर्भवती थी। ऐसे ही एक दिन उसका पति सूरज ऑफिस चला जाता है। अब घर में शांति बिल्कुल अकेली थी और उसका कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, आम ले लो, कच्चे कच्चे आम। जो मेरे इन कच्चे आमों को एक बार खाए वो मोहित हो जाए। इसीलिए ऐसा मौका ना गवाओ और मुझसे मेरे कच्चे आम ले लो, कच्चे आम बेचने वाले की आवाज सुनकर शांति घर से बाहर निकलती है और आम वाली को रोकते हुए उससे बोलती है, अच्छा, तुम्हारे कच्चे आमों में ऐसा क्या है जो इसे खाकर लोग मोहित हो जाएंगे? गर्भवती हो? हाँ, पर तुम्हें उससे क्या? फिर तो तुम मुझसे मेरे ये कच्चे आम ले ही लो, क्योंकि इसका स्वाद ही कुछ ऐसा है कि हर कोई मोहित हो जाता है। और फिर तुम तो गर्भवती हो। गर्भवती महिलाओं का ऐसे समय में तो खट्टा और कच्चे आम खाने का मन करता है। तुम मुझसे मेरे ही आम ले लो, चाहे 2 रुपए कम ही दे देना। पर तुमने अब तक बताया नहीं, ऐसा क्या है तुम्हारे आम में जो लोग इसे खाकर मोहित हो जाते हैं? एक बार तुम मेरा आम खाकर तो देखो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे दो कुछ आम। चुड़ैल शांति को कुछ आम देकर चली जाती है और कुछ देर बाद शांति उस आम को खाती है। कच्चे आमों को खाकर शांति खुद से बोलती है, ये आम कितना टेस्टी है। सही कह रही थी वो आम बेचने वाली, उसके आम का स्वाद ऐसा है जिसे खाकर कोई भी मोहित हो जाए। मेरा तो दिल कर रहा है मैं एक बार में ही सारे कच्चे आम खा जाऊं। शांति चटकारे लेकर आम को खाने लगती है। एक आम खत्म होते ही शांति की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद शांति जमीन पर गिर जाती है और एक कच्चा आम बन जाती है। चुड़ैल शांति के घर में आती है और वो कच्चा आम उठाकर फिर से आम बेचने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद शाम को सूरज घर आता है। शांति को घर में ना देखकर सूरज आस पड़ोस के लोगों से पूछता है, भाभी, क्या आपने मेरी शांति को देखा है? मैं जब से घर आया हूँ उसे ही ढूंढ रहा हूँ। मैंने हर जगह देख लिया, मुझे शांति कहीं नजर नहीं आ रही। क्या वो आपको कुछ बताकर गई है? क्या शांति भी नहीं मिल रही? शांति भी गायब है क्या? शांति भी गायब है से आपका क्या मतलब है भाभी? आप मुझे साफ साफ बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। सूरज, गांव की बहुत सी औरतें गायब हैं और वो सभी औरतें गर्भवती हैं। मेरी खुद की देवरानी भी नहीं मिल रही, वो भी गर्भवती ही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अचानक ऐसा क्या हुआ कि गांव की सभी गर्भवती औरतें गायब हो गई। हमें इसका पता लगाना होगा। क्या एक साथ इतनी सारी गर्भवती महिलाएं गायब हैं? हमें जल्द से जल्द इसके लिए पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवानी होगी। पता करना होगा आखिर क्या माजरा है। क्योंकि गांव की सारी औरतें एक साथ गायब थीं, इसीलिए सभी गांव वाले सूरज के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट लिखवा कर आते हैं। घर आने के बाद सूरज शांति की तस्वीर के सामने बैठकर खूब रोता है और बोलता है, पता नहीं शांति तुम कहाँ चली गई, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा। पर तुम अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम जहाँ भी कहीं हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। जहाँ उसे पता चलता है कि आज फिर से कुछ गर्भवती औरतें गायब हो गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये पुलिस कर क्या रही है। 24 घंटे हो चुके हैं, अब तक पहले की औरतों को नहीं ढूंढ पाई है और आज फिर से कुछ गर्भवती महिलाएं गायब हो गईं। आखिर गांव में ये हो क्या रहा है? आए दिन ऐसे कैसे गर्भवती औरतें गायब हो सकती हैं? सूरज ये बातें सुनकर फिर से बहुत परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद सूरज की माँ सूरज के पास आती है और उसे जबरदस्ती ज्ञानी बाबा के पास ले जाती है। सूरज के ज्ञानी बाबा के पास पहुँचते ही ज्ञानी बाबा को सब पता चल जाता है कि सूरज की जिंदगी में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। जिसके बाद ज्ञानी बाबा सूरज से बोलते हैं, तुम्हारी बीवी गायब नहीं हुई है, बल्कि वो एक आम बन चुकी है और वो चुड़ैल के चंगुल में है।
चुड़ैल हमेशा तुम्हारे गांव में कच्चे आम बेचने आती है और जो भी गर्भवती महिला उसके आम को खाती है वो खुद कच्चा आम बन जाती है और वो चुड़ैल उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है और आम के पेड़ पर लटका देती है। जी, वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है और गर्भवती औरतों को ही अपना शिकार क्यों बना रही है? ये कहानी कुछ साल पहले की है। रूपा नाम की एक औरत इस गांव में रहा करती थी। उसकी शादी को काफी साल हो चुके थे पर अब तक उसको बच्चा नहीं हुआ था, जिस वजह से गांव वाले और उसके सास ससुर उसे बहुत परेशान किया करते थे। आखिरकार कुछ सालों बाद रूपा को पता चला कि वो गर्भवती है। उसे लगा अब उसकी दुनिया बदल जाएगी, परंतु भगवान को ये मंजूर नहीं था। रूपा को एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद उसके सास ससुर ने उसके ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया और ताने देने लगे। साथ ही उसकी बेटी की जान लेने की भी कोशिश करने लगे। अपने सास ससुर से परेशान आकर रूपा ने एक आम के पेड़ पर फांसी लगा ली। बस तभी वो चुड़ैल गर्भवती महिला को आम बनाकर इस पेड़ से लटकाने लगी। पर वो क्यों बाबा? वो इसलिए क्योंकि उस चुड़ैल को आज भी ऐसा लगता है कि अगर इन सभी गर्भवती महिला में से किसी की भी बेटी हुई तो गांव वाले और उनके सास ससुर वैसा ही करेंगे जैसा कि उसके साथ हुआ था। इसलिए वो सभी गर्भवती महिला को अपना आम खिलाकर उन्हें आम बना देती है। बाबा, मेरी बहू आम बेचने वाली चुड़ैल के चंगुल में है। अब आप ही कुछ कीजिए और मुझे बताइए कि मैं अपनी बहू को कैसे उस चंगुल से छुड़ाऊं। तुम्हें प्रेग्नेंट होने का नाटक करना होगा और जब वो चुड़ैल तुम्हारे पास आम बेचने आएगी तब तुम्हें उससे वो आम खरीदना होगा। जैसे ही वो तुम्हें वो आम बेचेगी तुम उसका हाथ पकड़ लेना और उसे बोलना, मेरी बहू को वापस कर। उसको लड़की हो या लड़का वो मेरे घर का वंश बनेगा और मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम करूंगी। बस तुम्हारे इतना बोलते ही वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाएगी। उसके बाद तुम सभी गांव वालों के साथ मिलकर उसकी बातों को मानना, जो कुछ भी वो कहे। ठीक है बाबा, अब मैं ऐसा ही करूंगी। चल सूरज बेटा, अब यही एक तरीका है बहू को छुड़ाने का। माँ, आप ये किस अंधविश्वास में जी रही हो? बेटा, जिसे तुम अंधविश्वास कह रहे हो अब बस वही अंधविश्वास तुम्हारी बीवी की रक्षा कर सकता है। सूरज गुस्से में वहाँ से घर जाता है और सूरज की माँ ठीक ऐसा ही करती है। कुछ देर बाद वो कच्चे आम बेचने वाली औरत फिर से गांव में आती है और इस बार सूरज की माँ नकली गर्भवती होने का नाटक करती है और कच्चे आम बेचने वाली औरत से उसके कच्चे आम लेती है। जैसे ही चुड़ैल उसे कच्चे आम देती है, सूरज की माँ उसका हाथ पकड़कर उसकी शर्तें पूछती है। अब चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और सभी गाँव वाले भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल बोलती है, मैं आम बनी सभी गर्भवती औरतों को छोड़ दूंगी अगर तुम सब गांव वाले मुझसे ये वादा करो कि अब कोई भी औरत अपने सास ससुर के अत्याचारों से परेशान होकर खुदकुशी नहीं करेगी और उनके पेट से जन्मे किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, बस हमें हमारी बहू और बेटियां वापस कर दो और उन्हें बने हुए कच्चे आमों से मुक्त कर दो। चुड़ैल अपनी शक्तियों से उन सभी गर्भवती महिलाओं को, जो कि कच्चा आम बनी होती हैं, चुड़ैल उनको फिर से इंसान बना देती है और हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उस गाँव में कोई भी व्यक्ति लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करता और न ही अपनी बहुओं पर अत्याचार करता है।